Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening to all. चलो, तो बच्चों कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। आफ्टर द रियल नंबर्स जो हम आज तक पढ़ते आए, एक नए नंबर्स हमारी लाइफ में आए, ठीक है, दैट विच आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो क्या होते हैं? रियल और इमेजिनरी का पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, उनके बारे में सब कुछ सीखा हमने। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक सीख लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग कैसे देंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनका अलजेब्रा, उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे, ये सीखना है आज की क्लास में। ओके, ठीक है। और फिर पोलर प्लेन तो आपके पोलर एंड आर्गन प्लेन तो कट गया। कोशिश करते हैं आज के, तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो फिर तीसरी क्लास भी लगेगी। क्योंकि देखो टॉपिक तो इजी है, लेकिन जैसे इनकी प्रॉपर्टीज हो गए, वो एक बार तो लिखना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा। वी विल ओनली फॉलो द, और यू विल ओनली फॉलो द ओरल इंस्ट्रक्शंस, और आप घर जाके वीडियो से उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा कंप्राइजेस ऑफ फोर थिंग्स बेसिकली, प्लस माइनस गुणा भाग। बोलो, अलजेब्रा बोले तो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। सो सबसे पहला ऑपरेशन क्या आएगा हमारा? एडिशन। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ना सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में द वेरी फर्स्ट थिंग विच comes to our mind is how to add two complex numbers. How to add two complex numbers. देखो क्या कहता है, देखो addition of two complex numbers simply means the addition of their real parts and what? Imaginary parts. रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ो, और आपको एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। वो दिए हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कहलाएगा। वेरी इजी, वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी गिवन है, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस आई डी गिवन है, मुझे Z1 को Z2 से ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? रियल पार्ट कौन सा है इसका? A। इसका रियल पार्ट कौन सा है? C। तो मैं क्या करूंगा? A को C से जोड़ूंगा। इसका इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? IB। उसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ID। तो I तो कॉमन आ गया, मैं B को D से ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो इधर देखो नीचे, Z1 प्लस Z2 करने के लिए मैं क्या करूंगा? Z1 के रियल पार्ट को, RE Z1 का मतलब क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1, और RE Z2 का मतलब क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ Z2। Z1 के रियल पार्ट को Z2 के रियल पार्ट से जोड़ दूंगा, और आयोटा बाहर कॉमन लगा दिया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? B और D। तो इसके Z1 के इमेजिनरी पार्ट को Z2 के इमेजिनरी पार्ट से जोड़ दूंगा, B और D को जोड़ दूंगा, एंड A और C को जोड़ दूंगा। अब जो हमको ये फाइनल एक नंबर मिला, ध्यान से देखो, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। देखो, ये A अगर रियल है, C एक रियल है, तो ये ओवरऑल खुद एक रियल होगा। बोलो, B इमेजिनरी है, D इमेजिनरी है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? इमेजिनरी होगा। समझे? तो ये भी तो देखो ध्यान से, इसको मैं कैपिटल ए मान लूं, A प्लस सी को मैं कैपिटल ए मान लूं, और B प्लस डी को मैं लेट से कैपिटल B मान लूं, तो आई A प्लस आई बी। अगेन देखो, ये वापस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो क्या सीखे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से तीसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है। पहले तो बताओ जोड़ना आया क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, एंड Z2 इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा, ये 7 माइनस 6 आयोटा। मैंने कहा इन दो नंबर्स को Z1 और Z2 को ऐड करके बताओ। Z1 प्लस Z2 करके बताओ, कैसे करोगे? रियल को रियल से जोड़ो, 3 और 7 10, और 2 को -6 से जोड़ो, -4, तो प्लस हटा के आप माइनस लगा सकते हो, -4 आएगा, ठीक है। इसको कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको मैं तीसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 भी कह सकता हूँ, Z4 भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आया? जोड़ना आ गया, रियल को रियल से जोड़ो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ो, आई की जगह आई लगा दो। वेरी इजी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी वही है जो अभी अपन ने डिस्कस करी, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो पहला लो क्या है? प्रॉपर्टी कह दो या लो कह दो। पहला लो क्या है? क्लोजर लो। क्लोजर लो, क्लोजर लो का मतलब होता है, क्लोजर का मतलब पता है क्या होता है वैसे? समझौता करना। बिजनेस की दुनिया में क्लोजर का मतलब क्या होता है? समझौता करना, मतलब क्लियर करना, मुद्दा निपटाना, कैसे भी करके मुद्दा निपटाना। जैसे कि सपोज करो, मैंने कहा भाई यार, मेरे तेरी तरफ कुछ बकाया है, तेरे मेरी तरफ कुछ बकाया है, चल इस एंट्री को क्लोज कर देते हैं।
क्लोजर कर लेते हैं अपनी एंट्री का, दैट मीन्स क्लियर कर लेते हैं हिसाब। तो क्लोजर लो, उसी से थोड़ा सा हिंट लो। क्लोजर लो मतलब आप, तू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तेरे पास कुछ रियल अपना कुछ इमेजिनरी अपना, तू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तेरे पास भी रियल अपना इमेजिनरी, तो क्यों ना अपन दोनों मिलके क्लोज कर देते हैं एंट्री को, और तीसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले आते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है। क्लोजर लो ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने से हर हाल में तीसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, पढ़ो। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, करके बताया। जैसे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z3 करना है, तो Z1 मैंने लिखा था अभी A प्लस आई बी, Z2 मैंने लिखा था C प्लस आई बी। जोड़ू इन दोनों को, तो क्या करना है अपने को, रियल से रियल जोड़ना है। तो A से C जोड़ दिया, फिर B से D जोड़ दिया, और I था इसके पास भी, इसके पास थी, कॉमन लगा दिया। अब A प्लस सी को मैं कैपिटल है, कोई रियल नंबर आ जाएगा, बोलो कोई रियल नंबर आएगा यहाँ पे। ए भी एक रियल, सी भी एक रियल, तो दोनों का जोड़ भी एक रियल नंबर आएगा ना। और बी भी रियल नंबर, डी भी रियल नंबर, तो बी और डी का जोड़ कैपिटल भी एक रियल नंबर आ जाएगा। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हर हाल में तीसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। सेकेंड लो। अब सेकेंड लो और थर्ड लो जो हैं, जो अपन ने पहले भी पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, उसके बारे में बताने की जरूरत है क्या। कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होने का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होने का मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत है क्या, पहले बताओ। बोलो प्रियांशु, लक्की, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। आप इसको इससे जोड़ो और आप उल्टा लिख दो, उसी स्टेप उसी एक्सप्रेशन को आप उल्टा लिख दो, यहां से लेफ्ट टू राइट की जगह आप राइट टू लेफ्ट लिख दो, तो आपको आंसर सेम मिलना चाहिए। जहां पे ये चीज फॉलो होती है वहां पे मैं कहता हूँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, जहां पे नहीं फॉलो होती है वहां पे मैं कहता हूँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ये नहीं बता रहा, ये तो ये बता रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जोड़ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो तो पहले सीख लिया। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर मैं Z1 प्लस Z2 कर दूं और मैं पीछे से इसको लिखना स्टार्ट करूं, यहां से यहां लिखूं या यहां से यहां लिखूं, एक ही बात है। Z2 प्लस Z1 लिखूं, मेरे को सेम आंसर मिलेगा, मेरे को सेम टू सेम आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं, तो 2 प्लस 3 भी 5, 3 प्लस 2 भी 5, सेम आंसर मिला ना। तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो होगा, होगा बिल्कुल 100%। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो होगा। एसोसिएटिव लॉ रिकॉल करो क्या था, हमने कहाँ सीखे थे ये लॉज, अभी इसी क्लास 11th में सीखे हैं, सेट्स में। तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है। बताओ एसोसिएटिव लॉ था क्या, वो याद करो। यस, वेरी गुड। मुझे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, तो आपकी मन चाहे पहले किसी भी दो को ऐड करके तीसरे से जोड़ लो, आपको हर हाल में सेम आंसर मिलेगा। लाइक Z1 Z2 Z3 है, तो आप पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ दो, फिर आंसर आए उसको Z3 से जोड़ दो। आपकी मर्जी करे आप Z2 Z3 को पहले जोड़ दो, फिर आंसर आए उसको Z1 से जोड़ दो। आप कैसे भी कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो एडिशन ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करेगा एसोसिएटिव लॉ को। क्यों करेगा, क्योंकि Z1 प्लस Z2 करके Z3 से जोड़ें या Z2 प्लस Z3 करके Z1 से जोड़ें, आंसर सेम है। मतलब मेरे पास तीन नंबर है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आप चाहो तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, नहीं चाहिए आपको तो आप चाहो तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होगा और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा। और एक तीसरा लॉ कौन सा सीखा, पहला पहला क्लोजर लॉ, कि दोनों का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तीन लॉ क्लियर हो गए। चलो अब चौथी चीज और पांचवी चीज को बड़े ध्यान से देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने शायद आपको पहले बताया है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसी चीज जो सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले, एक ऐसी चीज जो सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले। तो एडिटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का मतलब होता है सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, ऐसी चीज जो जुड़ने पर सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले। समझे क्या भाई, आइडेंटिटी का मतलब जो, बोलो, सामने वाले की आइडेंटिटी, मतलब जो जिससे भी मिले तो उस जिससे भी वो मिल रही है उसकी आइडेंटिटी बदलनी नहीं चाहिए। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि जिससे वो जुड़ रही है उसकी आइडेंटिटी ना बदले। अभी मैं आगे चल के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहूंगा, तो उसमें फिर क्या कहेंगे,
मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी ना बदले। इसमें क्या कहूंगा, जुड़ने के बाद आइडेंटिटी ना बदले। तो आप भूल जाओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सब भूल जाओ। आप तो मुझे एक ऐसा नंबर सोच के बताओ अब तक की नॉलेज के हिसाब से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ऐसा नंबर जो एडिटिव आइडेंटिटी कहला सकता है। जीरो, क्योंकि जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी कहला सकता है ना जीरो, क्योंकि जीरो को मैं किसी में भी ऐड करूं तो वही नंबर आएगा। लाइक 0+5, 5, 0+7, 0+10। तो जीरो जिससे भी मिल रहा है उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना। लाइक सपोज करो ये नंबर था पहले 7, इससे जीरो जुड़ा तो 7 की आइडेंटिटी बदली क्या? आज भी आंसर तो 7 ही है। ये मान लो था 11, तो अगर इससे जीरो जुड़ा तो इस 11 की आइडेंटिटी बदली क्या? नहीं बदली, तो 11। तो जीरो सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, कोई भी नंबर हो करेगा। तो अगर जीरो सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है तो यहां पर भी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। बस आपको जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और एनी नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने कल सीखा था। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, z के साथ जीरो जोड़ो। अच्छा, दोनों तरीके से जोड़ के देखना, कॉम्यूटेटिव वे में, कॉम्यूटेटिव वे में जोड़ के देखना है, z+0, 0+z। ठीक है, बोथ वेज में जीरो को ऐड करूं, चाहे से यहां से यहां, चाहे से यहां से यहां, आपके पास z ही आएगा, आपके पास z ही आएगा। तो z की आइडेंटिटी ना यहां से बदली ना ही यहां से बदली, तो जीरो को क्या कहेंगे हम, भैया आप एडिटिव आइडेंटिटी कहलाने योग्य हो। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में घूम रहे हम, है ना, दूसरी दुनिया में आए, तो अब दूसरी दुनिया में जीरो को भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिखना है। तो जीरो के पास रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो जीरो को क्या कहूंगा मैं, 0+0 आयोटा। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो आपको क्या लिखना है, 0+0 आयोटा। किसी रियल नंबर के लिए पूछे तो सिंपली जीरो। अभी जैसे पहले अपन बात कर रहे थे रियल नंबर के हिसाब से भी, दो में क्या जोड़ेगी, दो ही आए। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो जीरो को अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0+0 आयोटा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन करता है, 0+0 आयोटा। कौन करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म बोलो, बोलो 0+0 आयोटा जो है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। इज दिस थिंग क्लियर? अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आता है एडिटिव इनवर्स। वो क्या चीज है वो भी मैं बता चुका हूं, फिर से रिकॉल करो, ध्यान से सुनना। एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर है सबको? कौन होती है एडिटिव आइडेंटिटी? कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में 0+0 आयोटा और रियल नंबर की दुनिया में सिंपली जीरो। अब एडिटिव इनवर्स एक ऐसी चीज है जो दूसरे नंबर पे जुड़ने पर, बोथ वेज जुड़ने पर, कॉम्यूटेटिव वे में, इधर से जुड़ो या इधर से जुड़ो, जुड़ने पर आंसर के रूप में हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आंसर देती है। मतलब अब आंसर जीरो आना चाहिए। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? उसमें तो आंसर वही नंबर आना चाहिए था, पहले वाले केस में तो वही आंसर आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स एक ऐसी चीज है जो सामने वाले में जुड़ती है ना, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। उसको जीरो बनाती है, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बना देती है। उसको क्या बना देती है, आइडेंटिटी बना देती है। अब आप सोचो मैंने एक नंबर लिया 7, अब 7 में मैं क्या जोड़ूं कि जीरो आंसर आ जाए, -7। तो दिए हुए नंबर का नेगेटिव ही एडिटिव इनवर्स होता है। तो z का एडिटिव इनवर्स -z, वेरी इजी। और रियल नंबर में भी किसी भी r नाम के रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स -r। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? रियल पार्ट का भी नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट का भी नेगेटिव होगा। लाइक a+ib अगर नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a-ib। रियल पार्ट का भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का भी नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं फिफ्थ नंबर लो पे। अब आपको स्कूल लेवल पे कोई भी ये इतनी सारी डिटेल नहीं बताएगा, सो में आपका चैप्टर हो चुका है, बताया था सब कुछ? नहीं बताया था, क्योंकि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन नॉलेज फिर अधूरी रह जाती है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखो पढ़ो, आपको कुछ भी चीज बुक से बाहर नहीं पढ़ाई जाएगी, ये गारंटी के साथ लिख के लिख सकते हो। देखो भैया, कॉम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो आप हर चीज बुक से मैच करें, अगर कोई भी परेशानी हो तो पूछें। हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स अभी अभी हमने किया, फिर से रिकॉल करो क्या कहता है। z के साथ मैं -z जोड़ दूं तो जीरो मिलेगा। अच्छा, दोनों तरीके से जोड़ो, दोनों तरीके से कॉम्यूटेटिव वे में जोड़ो।
ठीक है, इधर से भी जोड़ो, इधर से भी जोड़ो। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी वहीं एग्जिस्ट करती है जहां कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना, तो वो बोथ वेज से वो सेम आंसर देता है ना। इन केस मान लो किसी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, लाइक डिफरेंस में नहीं करता, माइनस करने में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता ना, तो कोई भी डिफरेंस की कोई एडिटिव डिफरेंस की कोई आइडेंटिटी या डिफरेंस की कोई इनवर्स नहीं होती दुनिया में, केवल एडिशन की होती है, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो z में माइनस जेड इधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, आंसर क्या आएगा 0। तो हम इस चीज को कंक्लूड कर देंगे कि माइनस जेड जो होता है किसी भी z नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है। माइनस जेड जो होता है किसी भी z नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर, अब z कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप दो तो उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। लाइक अगर मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी a प्लस आई बी, जो जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है a प्लस आई बी है, तो फिर माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस आई बी। तो ए प्लस आई बी का एडिटिव इनवर्स कौन कहलाएगा? माइनस ए माइनस आई बी। बताओ ए प्लस आई बी का एडिटिव इनवर्स कौन कहलाएगा? और 3+2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स कौन कहलाएगा? -3 -2 आयोटा। और 7+9 आयोटा का -7 -9 आयोटा। और 6+3 आयोटा का एडिटिव आइडेंटिटी कौन कहलाएगी? 0+0 आयोटा, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी पूछी है, एडिटिव इनवर्स पूछा है, ध्यान से सुनो। एडिटिव आइडेंटिटी तो सबकी 0 है और इनवर्स उस नंबर का नेगेटिव है। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके, एडिशन के बाद अगला ऑपरेशन क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब जैसे एडिशन में क्या करते थे, एडिशन में क्या करते थे बोलो? प्लस करते थे। अटक कैसे गया ये? हो गया आंसर। ओके देखो, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन सीखेंगे अपन और उसके बाद फिर 2 एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे, कॉन्जुगेट बनाना और क्या? मॉडुलस बनाना। ठीक है, कॉन्जुगेट बनाना, मॉडुलस बनाना, वो क्यों सीखेंगे? क्योंकि कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस जो है हमको डिटरमिनेंट्स में काम आए। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक और होता है जो हमारे डिटरमिनेंट्स, मतलब नेक्स्ट ईयर डिटरमिनेंट्स है ना। एक टॉपिक और होता है अर्गन प्लेन, जो इस साल ओमिटेड है ना। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का रहेगा ओवरव्यू। चलते हैं सेकंड ऑपरेशन पे, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब एडिशन में आपने रियल पार्ट से रियल पार्ट जोड़ा, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जोड़ा, तो डिफरेंस में आप क्या करोगे? सेम वही करोगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटाओगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटाओगे। सो सी द डेफिनेशन, the difference of two complex numbers simply means the difference of their respective real parts and what? Imaginary parts. For example, अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसा और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वैसा, तो z1 माइनस z2, अच्छा अब z1 माइनस z2 कर रहे हो या z2 माइनस z1 कर रहे हो, दो अलग अलग बातें हैं। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो। सो मैं z1 माइनस z2 कर रहा हूँ, लेट से मैं क्या कर रहा हूँ? z1 माइनस z2। तो रियल में से रियल घटा दो, a माइनस सी, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी घटा दो, डी माइनस डी। ऐसे मत कर देना कि सर रियल में तो ए माइनस सी कर दिया और इमेजिनरी में डी माइनस बी कर दिया, दोनों इसी साइड जाएंगे। अगर z1 माइनस z2 किया है तो रियल में से रियल कम होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। और अगर z2 माइनस z1 किया है तो फिर दोनों उल्टे होंगे, उधर वाले में से इधर वाला रियल पार्ट कम होगा और उधर वाले में से इमेजिनरी पार्ट भी सिमिलरली वैसे ही खत्म कम होगा। ठीक है, क्लियर? वेरी इजी। अच्छा, प्रॉपर्टीज अब बताएंगे नहीं, केवल आपसे पूछेंगे। तो जो जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पे पूछी थी सारी की सारी बताओ। सबसे पहले क्लोजर लो फॉलो होगा क्या? क्लोजर लो फॉलो होगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे सपोज करो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस किया मैंने, तो ए एक रियल नंबर, सी एक रियल नंबर, तो ए माइनस सी को एक रियल नंबर मिल सकता है। बी एक रियल नंबर, डी एक रियल नंबर, तो बी माइनस डी अगेन एक रियल नंबर मिल सकता है। तो ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में अगेन आ गया, जो कि अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो क्लोजर लो फॉलो हुआ। अब बताओ कॉम्यूटेटिव है क्या? कॉम्यूटेटिव हरगिज नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में नहीं होता है। 2-3 और 3-2 अलग अलग होते हैं, सेम थोड़ा ना होता है। 3-2 1 होता है, 2-3 -1 होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। तीसरा लॉ एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा क्या? वो भी नहीं करेगा। अगर मेरे को 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर आप पहले इन दोनों को घटा के फिर घटाओगे और पहले दूसरे केस में आप पहले किसी और को घटा के फिर घटाओगे, तो फिर आंसर मिसमैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा लॉजिक, मान लो 3 नंबर बोलो कोई से भी, एनी टेक एनी 3 नंबर्स, 3 5 7। ओके, 3 5 7 मुझे घटाना है, 3 -5 -7। अब अगर पहले मैंने 3 -5 कर दिया, अगर पहले मैंने क्या कर दिया? 3 -5, सो 3 -5 क्या होता है?
-2 और फिर -7, तो -2 -7 क्या होगा। लेकिन अगर मैंने दूसरे केस में पहले इन दोनों को घटा दिया होता, कैसे, ऐसे, तो देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। पहले मैंने क्या कहा, 3 और 5 का ऑपरेशन लगाया और 7 को बाद में लगाया। अब इसमें मैंने 5 और 7 का पहले ऑपरेशन लगा के 3 बाद में लगाया। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 - 5 - 7 क्या आता है, -2। सो 3 - -2 3 + 2 5। चेक करो आंसर सेम आया क्या, नहीं आया। सो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। अब जब कम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर ना तो कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होने के बाद एग्जिस्ट करते हैं। वेरी इजी, बोलो हो गया खत्म डिफरेंस, बोलो बोलो। क्लोजर लॉ फॉलोड, क्लोजर लॉ फॉलोड, क्योंकि Z1 - Z2 Z3 दे सकता है। कम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलोड, क्योंकि Z1 - Z2 और Z2 - Z1 नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो, एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो नॉट फॉलोड, क्योंकि Z1 - Z2 करके फिर -Z3 करूं तो डिफरेंट आंसर आएगा, बजाय कि Z2 - Z3 करके फिर Z1 में से उस आंसर को माइनस करूं तो मेरे को डिफरेंट आंसर आएगा। मैंने करके भी दिखाया, ठीक है। मैंने रियल नंबर में करके दिखाया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क ही क्या है, वो तो रियल का रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से। डिफरेंस ओवर। अब चले मल्टीप्लीकेशन पे। ओके, नहीं, थर्ड नंबर ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड नंबर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लीकेशन देखो, एडिशन में क्या था, बोलो, रियल का रियल से एडिशन, इमेजनरी का इमेजनरी से एडिशन। डिफरेंस में क्या था, रियल का रियल से डिफरेंस, बोलो सौम्या, इमेजनरी का इमेजनरी से डिफरेंस। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, बोलो जल्दी से, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन और इमेजनरी का इमेजनरी से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। यहां पे डिफरेंस है, सबका सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा। इसके रियल का उसके रियल से, इसके रियल का उसके इमेजनरी से, फिर इसके इमेजनरी का उसके रियल से, और फिर इसके इमेजनरी का उसके इमेजनरी से। क्लियर। तो 4 प्रकार के मल्टीप्लीकेशन होंगे। देखो एडिशन में तो 2 प्रकार के एडिशन हो रहे थे, सब्ट्रैक्शन में 2 प्रकार के सब्ट्रैक्शन, रियल का रियल से, इसका इससे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं होगा, सबका सबसे होगा। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिंपली मीन्स the sum of the one-to-one product of their real and imaginary parts। रियल और इमेजनरी पार्ट्स जितने भी हैं उनका 1-to-1 प्रोडक्ट करो। 1-to-1 मतलब तेरा इससे, फिर तेरा इससे, फिर तेरा इससे, तेरा इससे, और जो फिर 1-to-1 प्रोडक्ट्स मिल गए बहुत सारे, उन सबको आखिरी में जोड़ो, उन सबको आखिरी में क्या कर दो, सम कर दो। समझ गए। 1-to-1 प्रोडक्ट कर दो, और फिर जो भी आंसर आया, जैसे मान लो यहाँ से आंसर आया, यहाँ से आंसर आया, यहाँ से 4 बार प्रोडक्ट के 4 अलग अलग आंसर आ गए, चारों को एंड में ऐड कर दो। समझ गए, बोलो। सम ऑफ 1-to-1 प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक करके देखते हैं, जैसे कि Z1 है ये और Z2 है ये, ठीक है। गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दूं। सो Z1 × Z2 करना, करें। तो देखो, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, करें। चलो, तो रियल पार्ट पहले रियल पार्ट से भिड़ेगा, AC बनाएगा, फिर इसका रियल पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट से भी भिड़ेगा, क्योंकि सबका सबसे। तो A को ID से मल्टीप्लाई करेंगे, तो I तो वैसे भी इमेजिनरी नंबर है, D तो रियल है ना, तो A I के पास क्यों जाएगा, A किसके पास जाएगा, D के पास। तो क्या हो जाएगा, I तो बाहर और A × D AD। वेरी इजी। फिर इसका इमेजिनरी इसके रियल से मिलेगा, तो IB × C करेंगे, तो I तो अपनी जगह रहेगा और B × C क्या हो जाता है, BC। और आखिरी में इमेजिनरी इमेजिनरी से भी मिलेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से भी मिलेगा, तो I × I क्या होगा, I का स्क्वायर, और B × D क्या होगा, BD। बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट। अब मुझे सिंपल सी भाषा में बताओ, I स्क्वायर का की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू बोलो, क्या सिखाई थी कल, √−1। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √−1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, माइनस। सो I स्क्वायर की वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपको, है ना। I की वैल्यू √−1 और I स्क्वायर की वैल्यू सिंपली -1। ओके, तो I स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दूं अगर मैं -1, तो क्या होता है, देखो क्या किया नेक्स्ट स्टेप में मैंने, AC में नो चेंज, इसमें नो चेंज, इन दोनों में से I कॉमन ले लिया अगेन, तो क्या बचा, AD + BC अंदर बचा, और I स्क्वायर क्या बन गया, -1, और -1 × BD कर दूंगा, तो -BD हो जाएगा। बोलो, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, -BD। अब देखो B या -BD रियल पार्ट है ना, और वहां पे AC भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट से तो जुड़ेगा,
तो AC माइनस BD ओवरऑल रियल पार्ट बन चुका है। उसके प्रोडक्ट का ओवरऑल रियल पार्ट क्या बन चुका है? AC माइनस BD। और इमेजिनरी पार्ट क्या बना है? AD प्लस BC। तो अगेन क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिल रहा है। यहां तक आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक तो रियल पार्ट है और बाकी 3 इमेजिनरी पार्ट है, कुछ अजीब ही नंबर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से आई कॉमन लिया तो ये यही केवल ये बीच के जो 2 नंबर्स है ना, 2 पार्ट्स है ना, यही इमेजिनरी पार्ट है। वो आई स्क्वायर होने के बाद वो रियल बन गया, क्योंकि वो तो -1 रह गया ना। भाई इमेजिनरी कब होता है? जब रूट के अंदर -1 हो, लेकिन स्क्वायर कर दूंगा तो रूट कट गया, तो सिंपली क्या रह गया? वो -1 रह गया। और -1 इंटू BD क्या हो जाता है? -BD हो जाता है। और -BD फिर AC से जुड़ के यहाँ पे AC माइनस BD हो जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे बेटा? AC माइनस BD, यानी रियल का रियल से प्रोडक्ट और इमेजिनरी का इमेजिनरी से प्रोडक्ट, और बीच में माइनस साइन। ये तो है टोटल रियल पार्ट, ये तो है टोटल रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? रियल का इमेजिनरी से प्रोडक्ट और इसके रियल का उसके इमेजिनरी से प्रोडक्ट और उनका सम। कैसे? रियल का इमेजिनरी से प्रोडक्ट बताओ ए का डी से, और रियल का इमेजिनरी से प्रोडक्ट बताओ बी का सी से, तो AD प्लस BC। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैंने कहा 3 + 2 आयोटा गुणा 5 प्लस या 5 माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा, या ठीक है 5 माइनस 3 आयोटा, इसको गुणा करो। तो बोलो इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट क्या होगा? 3 इंटू 5 यानी 15 माइनस, देखो AC माइनस कह रहा है ना वो, और फिर इमेजनरी का इमेजनरी से, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, एक माइनस ऑलरेडी था, तो फिर क्या हो जाएगा? +6। ये 15 + 6 21, तो इसका रियल पार्ट है। अब आगे इमेजनरी पार्ट की बात करें, सो इमेजनरी पार्ट के लिए आयोटा लगा दो पहले तो। इमेजिनरी पार्ट हमेशा आयोटा के साथ आएगा। अब आयोटा के साथ कितना आयोटा वो चेक करते हैं। तो 3 इंटू -3 -9, और 5 इंटू 2 10। सो -9 + 10 यानी कि 1, यानी कि 1 आयोटा मतलब आयोटा। 1 आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे, जैसे 1x को x ही लिखते हैं, तो 1 आयोटा को भी क्या लिखेंगे? आयोटा। सो 21 प्लस आयोटा है इसका प्रोडक्ट, जो ऊपर नंबर दिया। अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ठीक है, डन। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। बताओ, सबसे पहले क्लोजर लो तो फॉलो हो ही रहा है, दिख ही रहा है साफ साफ। बताओ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्लोजर लो तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, क्लोजर लो तो फॉलो हो रहा है, Z1 गुणा Z2 एक Z3 के नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होगा। देखो, रियल नंबर में ही सोच लो ना यार, 2 गुणा 3 करूं या 3 गुणा 2 करूं, 6 ही मिलेगा। बोलो, दोनों से 6 ही मिलेगा। सो उल्टा फुल्टा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का सीधा सीधा मतलब उल्टा फुल्टा चेक करो, इधर से इधर, इधर से इधर। सो गुणा करने पे उल्टा फुल्टा सेम आंसर देता है, तो यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा, नहीं होगा? एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा। अगर मेरे पास 3 नंबर है, मान लो 2 3 4। अब आप पहले 2 गुणा 3 करो 6, 6 गुणा 4 करो 24, या फिर आप 2 गुना 3 गुना 4 में पहले 3 गुना 4 करो, क्या है आप 12, तो 2 गुना 12 भी क्या आ गया? 24, सेम आंसर मिला। तो एसोसिएटिव लॉ गुणा करने में फॉलो करेगा। ठीक है, सो नंबर देखो, इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलोड, क्योंकि Z1 इंटू Z2 करूं या Z2 इंटू Z1 करूं बराबर। एंड देन इसमें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलोड। क्यों? क्योंकि Z1 इंटू Z2 करके Z3 करूं, या फिर Z2 इंटू Z3 पहले करके फिर Z1 करूं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, और जिस जिसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है उसमें इसमें कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस होते हैं कि आइडेंटिटी और इनवर्स मिल जाए। तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स था, इसमें क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव। अब आइडेंटिटी का मतलब वापस से रिवाइज करते हैं क्या होता है। जो सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? जो मल्टीप्लाई होकर भी सामने वाले की आइडेंटिटी ना बदले। तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी से गुणा होने के बाद उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलता? 1। ठीक है, जैसे 3 है, 3 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि उसकी आइडेंटिटी ना बदले? 3 का 3 रह जाए 1, 3 1 जा 3। 7 के साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा? 1। सो 1 एक सदाबहार या ओनली ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है।
ठीक है, अच्छा 1 को फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बोलो? 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1+0 आयोटा। कैसे लिखेंगे? 1 रियल पार्ट है और आयोटा इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं, सो 1+0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, डन। ओके, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्ट पे टिक मार्क हो रहा है, यानी कि होती है। अब जैसे डिफरेंस में तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो नहीं हो रहा, तो आगे हमने चेक ही नहीं किया। ठीक है, इसमें चेक करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है? अगर मैं z को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं या मैं 1 को कम्यूटेटिव बोथ वे से सोचना पड़ेगा आपको, है ना। z को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं या 1 को z से मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों ही तरीके से z की आइडेंटिटी नहीं बदल रही है। सो 1 जो होगा मेरा 1, उसको मैं कह दूंगा भैया आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आप क्या हो? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। डन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी चीज है, पहले रियल नंबर के हिसाब से ही सोचो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी चीज है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, बदले में आंसर क्या देता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर देता है, 1 आंसर देता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे 7 है, तो 7 से मैं किसको गुणा करूं कि 1 आंसर आए? 1/7। रेसिप्रोकल हर एक नंबर का, जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का नेगेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। इवन 6th एंड 7th क्लास की बुक्स को आप उठा के देखें, आपकी लाइफ में सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल शायद 6th या 7th क्लास में किया होगा। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल, 2/1, 2/3 का, जो भी किया होगा। आप एक बार उठा के देखें, टॉपिक का नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। वो एक अलग बात है कि टीचर ने आपको रेसिप्रोकल बोल के तड़का दिया, बेटा ये रेसिप्रोकल होता है, जबकि रेसिप्रोकल का मतलब, एक्चुअल बेसिक डेफिनेशन रेसिप्रोकल की होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है सारी की सारी 6th 7th क्लास की बुक्स में से, सारी की सारी, बट वहां पर रियल नंबर के हिसाब से, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, वो एक अलग बात है, कोई हमको पढ़ाता नहीं है, समझे क्या? तो ये बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है कि डिफरेंट है, तभी तो इसके क्वेश्चंस नहीं है उसमें, एक्सरसाइज में, क्योंकि ये अंडरस्टूड मान लेते हो कि हाँ ये तो 6th 7th में पढ़ा होगा बच्चों ने, उनको क्या पता नहीं पढ़ा। ठीक है, क्लियर है क्या सारी बात? चलो, सो रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ऊपर पावर -1 लगा के। जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 क्या होता है? 1/5। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही क्या होता है? किसी फंक्शन, जैसे हम किसी फंक्शन का भी इनवर्स करते हैं ना। इस साल आपके इनवर्स कट गया ना, इनवर्स ऑफ फंक्शंस कट गया। सॉरी, इस साल तो आता ही नहीं है, क्लास 12th में आता है, पर क्लास 12 से भी कट गया कि क्लास 12 से भी कट गया। ठीक है, किसी फंक्शन का भी इनवर्स होता है। आपने अभी इस साल फंक्शन समझे थे क्या? फंक्शन समझे थे नहीं समझे थे? एक ऐसी मशीन जो कुछ इनपुट लेके आउटपुट देती है, तो उस फंक्शन की इनवर्स फंक्शन मशीन क्या होगी? जो उल्टा काम करेगी, जो आउटपुट था वो इनपुट बने और जो पहले इनपुट था वो आउटपुट बने। तो सपोज करो मैंने कहा fx इक्वल टू 2x एक मशीन है, fx 2x एक मशीन है, तो उल्टी मशीन बताओ। तो ये मशीन क्या कर रही है? दुगना कर रही है। तो दुगना करने की उल्टी मशीन क्या होगी? आधा करना। दुगने करने का उल्टा काम क्या होगा भाई? कोई एक आदमी आपका पैसे डबल कर दे, है ना, और उल्टा एक आदमी आपका पैसे आधे कर दे, तो वो दोनों आदमी एक दूसरे को उल्टा काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? ठीक है, सो इसको मैं क्या कहूंगा? ये एफ एक्स, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका ये इनवर्स फंक्शन है, ऊपर -1 पावर की तरह उसको डिनोट करूंगा। आंसर क्या जाएगा? x/2, इसका ये इनवर्स। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि -1 पावर लगानी है, ये लिखने का तरीका होता है। ऊपर -1 पावर लगा दी फंक्शंस पे, फंक्शंस पे ऊपर, अगर जैसे मैंने कहा एफ इनवर्स, मैंने कहा एफ इनवर्स, तो मैं कैसे लिखूंगा? एफ इनवर्स ऐसे लिखूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 1/f है। फंक्शंस पे -1 पावर लगने का मतलब है उल्टा काम करना, उसका रेसिप्रोकल करना नहीं। ठीक है, नंबर्स पे -1 लगने का मतलब है रेसिप्रोकल करना। तो नंबर्स की दुनिया में ऊपर -1 लगने का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल करना। लेकिन फंक्शंस की दुनिया में ऊपर -1 लगने का मतलब क्या है? उसकी फंक्शनिंग को उल्टा करना, उसको उल्टा नहीं करना। समझे? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन सीखे, 6 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, आपने देखे भी होंगे। 12th वाले आपके साथ बैठे थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो वहां पे अपन ऐसे लिखते हैं उसको, कैसे? साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1/sin x है, गलत। 1/sin x तो cosec x होता है।
फिर तो साइन का कोसेक इनवर्स हो गया, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ गए क्या सारी बातें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, समझे? और वो एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे z को मैं 1/z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर से या उधर से, दोनों तरीके से कर रहा हूं, तो आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा भैया, 1/z। आप जो हो ना, आपको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 पावर लगा के, दो तरीके हैं लिखने के। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाओगे, या सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना करके सिंपली, अगर आपको ना बताया ना कि एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, समझे? अगर आपको ना बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। लेकिन आपको एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव वर्ड ना बताया, सिंपली इनवर्स का है, तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा मानोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मानोगे। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, और सिंपली नहीं तो इनवर्स भी कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का। क्या होता है z का इनवर्स, बताओ? 1/z, या फिर दूसरा तरीका क्या बोलने का, z की पावर -1। ठीक है, अब ये 5 प्रॉपर्टी एडिशन में भी थी, मल्टीप्लीकेशन में भी हो गई, लेकिन एक छठी और एक आखिरी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है मल्टीप्लीकेशन में, और वो हमारे उधर भी थी। जब यूनियन एंड इंटरसेक्शन सीखा था, तो यूनियन में 5 थी, लेकिन इंटरसेक्शन में छठी भी थी, क्योंकि वो यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन में थी। तो ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है, और ये फॉलो होगा होगा। ये क्या कहता है, देखना ध्यान से, कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के, और जो आंसर आ रहा है उसको किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करना है ना। आप एक काम करो, इसको इससे गुणा कर दो अलग, इसको इससे गुणा कर दो अलग, और बाद में जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या कहता है? जोड़ के गुणा करना गुणा करके जोड़ने के बराबर होता है। देखो फिर से सुनो, जोड़ के फिर गुणा करना, अलग अलग गुणा करके बाद में जोड़ दो, उसके बराबर कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, ये दोनों तरीके से कहलाएगा। कैसे? जिससे आप गुणा करवा रहे हो, वो हो सकता है इस लेफ्ट साइड में बैठा हो, या फिर राइट साइड में बैठा हो। तो अगर लेफ्ट साइड में बैठा था तो Z1 इंटू Z2 किया था, और अगर राइट साइड में बैठा है तो Z1 इंटू Z3 कर दूंगा पहले, एंड देन Z2 इंटू Z3 कर दूंगा बाद में, और फिर बीच में प्लस साइन है तो लास्ट में प्लस कर दूंगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल सी बात है, 2 इंटू 3 + 5 करना है, तो 3 + 5 करो, बताओ क्या होता है? 8। 2 × 8 क्या होता है? 16। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, 2 × 3 + 5 उसी को करना है वापस, तो पहले तो कर दो 2 × 3 6, फिर कर दो 2 × 5 10, फिर जोड़ दो, आंसर तो वही निकला। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हम खूब करते आ रहे हैं, कर करके थक गए हम 10th में ये सारी चीजें। बट हमको पता नहीं है कि ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि 6th 7th में आया था और किसी ने सिखाया नहीं था, हमने पूछा नहीं था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट, डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन में फॉलो होगा, कभी भी एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं होगा। मतलब बाहर मल्टीप्लाई का साइन और अंदर एडिशन का साइन होगा तभी फॉलो होगा, कभी भी ऐसे मत कर देना कि बाहर एडिशन का साइन और अंदर मल्टीप्लीकेशन का साइन और आप डिस्ट्रीब्यूट कर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन, बांट रहे हैं, तो फिर मत बांट देना। बटेगा कब? जब बाहर मल्टीप्लीकेशन हो और अंदर सब्ट्रैक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल ले लो। लेट से बाहर एडिशन लग दूं मैं, 3 प्लस और अंदर मल्टीप्लीकेशन लिख दूं, तो 4 5 जा 20, और 3 + 20 23। अब सपोज करो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो देखो क्या होगा। 3 को पहले 4 से क्या करूं, जोड़ू, प्लस का साइन है ना, तो 3 + 4 7, एंड देन 3 + 5 10, और फिर बीच में गुणा करूं तो 7 × 10 70। बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब फॉलो होगा? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ना कि एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मतलब बाहर मल्टीप्लाई का साइन, अंदर एडिशन का साइन। डन? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, चलते हैं। अब कौन सा ऑपरेशन बचा? डिवीजन। डिवीजन ऑपरेशन सीखने से पहले अपने को सीखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं समझ आया तो डिवीजन भी समझ में नहीं आएगा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कभी सुना है ये वर्ड? क्या होता है बताओ?
3 - 5 है तो 3 + 5 उसका कॉन्जुगेट होगा। यानी कि एक बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है जैसे x + y, तो उसमें पहले टर्म का तो साइन सेम रखो, x का x ही रखो, और दूसरे टर्म का अपोजिट कर दो, तो +y का क्या कर दो, -y। सो x + y का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x-y, x-y का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, a + b का कॉन्जुगेट a-b, a-b का कॉन्जुगेट a + b। ठीक है, ये होते हैं कॉन्जुगेट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल नंबर का साइन चेंज मत करो, इमेजिनरी का साइन अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो बताओ मुझे a + ib, a + ib टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a-ib। समझे, रियल नंबर को सेम लिख दो और इमेजिनरी पार्ट को अपोजिट साइन में लिखो, प्लस है तो माइनस में लिखो, माइनस है तो ऑब्वियस बात है ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका है और ये इसका है। समझ गए। अब अगर इसको मैं z लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा पता है, इसको z लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, z बार। क्या लिखूंगा, z बार। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसके बार से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, z दे रखा होगा और z बार निकालना होगा, या z बार दे रखा होगा, z निकालना होगा। समझ गए क्या कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखो जो आपको नोट्स में नोट डाउन करनी है, और कॉन्जुगेट समझ में आ जाएगा तो डिवीजन भी समझ में आ जाएगा, जो लास्ट ऑपरेशन रहेगा। conjugate of a complex number, the conjugate of a complex number z equal to a-ib is a complex number a minus ib। समझे, एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, वेरी इजी। यानी कि अगर z अगर a+ib है तो z बार इस a+ib का बार होगा, और आंसर के फॉर्म में क्या आएगा, रियल के साथ छेड़खानी नहीं करनी आपको, रियल के साथ छेड़खानी नहीं करनी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अपोजिट कर देना, वेरी इजी, नो डाउट। ओके, चलो जी, तो कॉन्जुगेट समझ लिया, तो अब डिवीजन समझ में आसानी से आ जाएगा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब डिवाइड करना सबको पता है, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो देखो एक बार ध्यान से सुनो, सपोज करो मुझे 8 को 4 से डिवाइड कराना है, तो मैं इसको 8/4 लिखूंगा सिंपली। तो रियल में तो डिवाइड ऐसे ही होता है, रियल नंबर में तो। लेकिन अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता, कैसे, 8 + 3 आयोटा, कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 8 + 3 आयोटा, और वो होता मान लो 4 - 2 आयोटा, ऐसे होता। तो अब इसको इससे डिवाइड कराता तो पूरा एज इट इज डिवाइड होता, 8 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 2 आयोटा, ऐसे कैसे डिवाइड होता। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा तो हर हाल में बाइनोमियल से बाइनोमियल डिवाइड होगा। तो जब बाइनोमियल से बाइनोमियल डिवाइड होता है तो अपन पहले भी वही करते थे, रैशनलाइज करते थे, और रैशनलाइज करने के लिए अपन कॉन्जुगेट से गुणा करते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। डिनोमिनेटर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया आपने, 4 + 2 आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में 4 + 2 आयोटा लिखा तो न्यूमरेटर में भी 4 + 2 आयोटा, क्योंकि सेम सेम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कराना है, इसको इससे गुणा कराना है, और गुणा कराना अभी अभी सीख के आए हो आप, सबको सबसे गुणा कराना है। ठीक है, और आंसर जो आएगा वो इन दोनों का डिवीजन कहलाएगा। समझे क्या। ठीक है, देखो पढ़ो। when we divide a complex number by an another complex number, we actually multiply the numerator, न्यूमरेटर बोले तो डिविडेंड जिसको डिवाइड करवा रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर बोले तो डिवीजर जिससे डिवाइड करा रहा हूं। भाई मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं, मैं डिवाइड करवा रहा हूं तो किसी को किसी से डिवाइड करवा रहा हूँ, जिससे डिवाइड करवाता हूं उसको कहता हूं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करवाता हूं उसको कहता हूं डिवीजर। और फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखता हूं, डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवीजर को डिनोमिनेटर, ऐसे ही लिखते हैं, बोलो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, सर किससे करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ठीक है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कराना हो तो डिवाइड कराते टाइम जिससे आप डिवाइड करवाना चाह रहे हो उसको तो न्यूमरेटर में रख दो, जिससे डिवाइड कराना चाहते हो उसको आप डिनोमिनेटर में रख दो, रख दिया। रखने के बाद अब आप दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को, आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से गुणा करवा दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, और वही उसका डिवीजन कहलाएगा। ओके, क्लियर। आगे सुनो, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं सारी चीज। सो Z1 मान लो वही a+ib, Z2 मान लो वही c+id, जैसे अपन मानते हैं। अब आपको करना है साहब, इसको इससे भाग, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दैट मीन्स इसको इससे भाग, a+ib डिवाइडेड बाय c+id। क्या कहा मैंने, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट सोचो क्या होगा, अभी अभी कॉन्जुगेट करना सिखाया आपको, c - id।
तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे गुणा करा दोगे, सी माइनस आई डी से गुणा करा दोगे। जब आप इसको इससे गुणा कराओगे तो वही जैसे पहले किया, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आई डी माइनस आई ए डी, आई बी इंटू सी, बोलो आई बी इंटू सी, आई तो कॉमन आ जाएगा, और बी इंटू सी बी सी, और आई बी इंटू आई डी, आई इंटू आई स्क्वायर, और बी इंटू डी बी डी, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। फाइन, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, है ना, सबको सबसे। ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में भी करूंगा, देखो डिनोमिनेटर में तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, चेक करो। रेशनलाइज जब भी कराते थे तो फॉलो होती थी ना, ठीक है। जब अपन रेशनलाइज कराते थे तो हमारा पर्पस क्या होता था, क्यों कराते थे अपन रेशनलाइज? रियल तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों ही रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो जिंदगी में आज ही आए। नीचे रैशनल नंबर लाने के लिए, रैशनलाइज करा रहे हो तो नीचे क्या लाना है, रैशनल नंबर। अभी डिवाइड करवा रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेट से गुणा क्यों करवा रहे हैं, नीचे रियल नंबर लाने के लिए। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, रियल नंबर। देखो अभी मैं चाहता तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ देता तो मेरा क्या जाता, यही आंसर मान लेता मैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे भी कॉम्प्लेक्स। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि नीचे कॉम्प्लेक्स से रियल बन जाए, तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कराया ऊपर नीचे। देखो बनाया नहीं बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बोलो बनेगा। ए का स्क्वायर बोले तो सी का स्क्वायर लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया। बी का स्क्वायर बोले तो आई डी का स्क्वायर लिख दिया, तो आई डी का स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर होते ही वो कॉम्प्लेक्स से खत्म होकर रियल बन जाता है, क्योंकि आई तो इमेजिनरी है लेकिन आई स्क्वायर तो रियल है, सीखा है ना हमने। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैं जानता हूं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और पीछे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो नीचे रियल नंबर बना नहीं बना, चेक करो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आई का नामो निशान खत्म तो रियल ही है ना, आई का नामो निशान खत्म तो वो क्या बन गया, रियल। हाँ ऊपर आज भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो क्लोजर लो इसमें भी फॉलो होगा, होगा नहीं होगा, क्लोजर लो तो इसमें भी फॉलो होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो फाइनली तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है तो टोटल नंबर भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें देखो कैसे सोल्व किया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ए सी प्लस बी डी ये तो आ गया यहाँ पे रियल पार्ट, इनमें से आई कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बताओ, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, समझे क्या, ठीक है। और नीचे से स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बता ही दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये तो है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, दोनों को इससे डिवाइड कराएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है बोलो, ए प्लस आई बी, क्या होता है, ए प्लस आई बी, रियल को अलग बिल्कुल न्यारा रखो, फिर आई के साथ इमेजिनरी पार्ट लगाओ। तो ये तो कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा ना इस समय, तो हम क्या करेंगे, इसको से डिवाइड कराएंगे, इसको से डिवाइड कराएंगे, तो वो ए प्लस आई बी वाला फॉर्मेट दिखाई देगा, चेक करो। देखो कैसे, ए सी प्लस बी डी को पहले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से डिवाइड किया ऐसे, फिर आई की जगह आई रखा, और बी सी माइनस ए डी को भी फिर इससे डिवाइड किया। अब ये बिल्कुल देखो चेक करो, ये जो भी आंसर आएगा एक रियल नंबर आएगा, और ये जो भी आंसर आएगा एक रियल नंबर आएगा, तो ये ए प्लस आई बी वाली फॉर्मेट में आ गया वापस। तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो क्लोजर लो फॉलो होगा, टेल मी, क्लोजर लो फॉलो होगा, क्योंकि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करेंगे तो अगेन Z3 मिलेगा, और वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलो बताओ कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा क्या, सोच के बताओ, क्यों? 2/3 3/2 सेम थोड़ा होते हैं, डिवाइड करेंगे तो उल्टा फुल्टा सेम नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, नॉट फॉलोड, कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलोड, क्यों, क्योंकि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और Z2 डिवाइडेड बाय Z1 आर नेवर इक्वल। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर तीन नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो पहले तो मैंने क्या करा, Z1 को Z2 से डिवाइड कराया, और जो आंसर आया उसको Z3 से डिवाइड कराया। दूसरे केस में मैंने Z2 को Z3 से डिवाइड कराया, और जो आंसर आया उसको Z1 से डिवाइड कराया, तो ये दोनों अलग अलग आंसर्स देंगे, ये दोनों क्या देंगे, अलग अलग आंसर्स देंगे। कुल मिला के जैसे Z1 Z2 Z3 तीन नंबर्स हैं, तो दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो अगर मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर डिवाइड कर रहा हूं तो अलग आंसर आएगा, और अगर मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर इससे डिवाइड कर रहा हूं तो अलग आंसर आएगा। तो यानी कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं
होगा। कॉम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं होगा, क्लोजर लो सब में फॉलो होगा, आंसर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अब जब कॉम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो नहीं होगा तो क्या आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करूंगा क्या? बोलो। तो आइडेंटिटी और इनवर्स की बात केवल और केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही होती है, और इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए वहां पे आइडेंटिटी और इनवर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ये चार ऑपरेशन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो दो टॉपिक बचते हैं, एक है पावर ऑफ आई और एक है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक लास्ट टॉपिक है मॉडुलस। तो कुछ अच्छा सा टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक है, और फिर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की भी प्रॉपर्टीज। तो आज की तारीख में कितनी भी जल्दी करेंगे वो कर नहीं पाएंगे हम। और फिर अब जो टॉपिक है, अभी तक तो क्या जोड़ गुणा हमने कहानी तो लंबी चौड़ी कह दी, लेकिन अंत तो क्या है, अंत क्या है उसका, जोड़ गुणा बाकी क्वेश्चन तो वही आएंगे। तो इसलिए आज के टॉपिक तो अगर हमने स्पीडली भी खींच लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग पे इफेक्ट नहीं आएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पर अगर अब जो टॉपिक है उसको हमने फास्ट खींचा तो फिर समझ में नहीं आना, क्योंकि अब सारे टॉपिक्स नए और थोड़े से उलझे हुए हैं। तो उसको अपन कल की क्लास और लेंगे, परसों अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी पार्ट के एंड में, यानी कि कल के एंड में या फिर परसों के स्टार्टिंग में, मैं आपको 6 = -6 भी प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या कभी किसी ने आपको 6 = -6 प्रूव करके दिखाया, या 5 = -5 प्रूव करके दिखाया है, या 3 = -3 प्रूव करके दिखाया है? ठीक है, अगर किसी ने नहीं दिखाया तो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब जादू भी दिखाऊंगा और फिर जादू की ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसा कोई जादूगर होगा जो जादू बताने के बाद फिर ट्रिक भी बता देता है एंड टू एंड? ठीक है, सो उसका सस्पेंस बनाए रखो। अगर कल टाइम मिला तो कल एंड, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ही पॉसिबल है 6 = -6 करना। अब तक पॉसिबल नहीं था, अगर होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। ठीक है, तो ये कल खत्म करते हैं, फिर देखते हैं कल या परसों वो चीज भी देखेंगे। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।